ना, देखो हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, देखो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे अर्लियर हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के अंदर कि देयर आर 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज, तो वी हैव टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज विद द ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे जो पहले क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो क्या था, जो साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, तो उस टाइम पर हम फूड शेल्टर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। बट सबसे पहले एरिस्टोटल साहब ने साइंटिफिक बेसिस दिया क्लासिफिकेशन का, और उन्होंने दो ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया, प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक, फिर हम किंगडम्स की बात करते हैं। सबसे पहले लीनियस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया लिया था उस पे क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया लिए थे? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक, तो आप सभी को पता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, वो उनका एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, और एनिमल्स के अंदर एब्सेंस है सेल वॉल। फिर हमने लोकोमोशन की बात करी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इन सब की बात करी थी। ये वो क्राइटेरिया थे जिसको लीनियस साहब ने इंक्लूड किया था क्लासिफिकेशन के लिए। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स जरूर याद रखना है आपको। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, ना ही इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में कोई डिफरेंशिएशन किया। तो ये बेसिकली इनके डिमेरिट्स थे। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था, तो हेकल साहब ने प्रपोज किया था। और याद ये रखना है कि हेकल साहब ने किस किंगडम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो प्लांटी और एनिमिलिया तो पहले से थे, हेकल साहब ने इंक्लूड किया था प्रोटिस्टा को। ठीक, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था कोपलैंड साहब ने, और उन्होंने इंक्लूड किया था किंगडम मोनेरा को। ठीक, अब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे गेट एकोमोडेटेड इन किंगडम मोनेरा। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे मेनली। अब यहां से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by R.H. Whittaker। क्लियर है? अब इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने किस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने किस किंगडम को इंक्लूड किया था? इन्होंने इंक्लूड किया था फंजाई को। ठीक, और क्या क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया था, इस पे क्वेश्चन आता है। क्राइटेरिया क्या यूज किया था? ठीक, तो इस क्राइटेरिया को याद रखने के लिए आप एक छोटा सा याद रखना, सी द MRP, ये याद हो गया? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये सारे क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। जो याद हो जाएगा सी द MRP से। ठीक, अब सी द MRP का मतलब क्या है, इन्होंने क्या क्या यूज किया था ये याद रखना। तो फर्स्ट जो हमने सी लिया है, ठीक, इसमें इन्होंने पहला क्राइटेरिया लिया था सेल स्ट्रक्चर का। ठीक, क्या क्राइटेरिया लिया था? सेल स्ट्रक्चर का, कि ये जो सेल स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा इन्होंने सी द, टी स्टैंड्स फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया था।
थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने पढ़ा है कि एल्गी के केस में कि अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है तो हम उनको क्या कहते हैं? थैलस लाइक। ठीक, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि बॉडी जो है, बॉडी डिफरेंशिएटेड और नॉट। जैसे एल्गी के केस में हम कहते हैं थैलस लाइक। इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, रूट स्टेम लीव्स में कोई डिफरेंशिएटेड नहीं है। फिर एम, सी द एमआरपी से एम का मतलब क्या है यहाँ पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम सभी को पता होता है दो मोड होगा, आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक मींस दैट दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स के केस में हम कहते हैं और कुछ बैक्टीरिया के केस में कि दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक, एंड ऑटोट्रॉफिक अगर नहीं होंगे तो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, तो वो हो जाएंगे हेट्रो ट्रॉफिक। क्लियर, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे। फिर सी द एम, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। और फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था इनके लिए वो था फाइलोजेनी। ये सबसे बड़ा साइंटिफिक अप्रोच था फाइलोजेनी, जिसमें हम बात करते हैं किसकी बेटा? हम बात करते हैं यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं इस फाइलोजेनी में। अब देखो जितने भी मॉडर्न क्लासिफिकेशंस को आप पढ़ते हो, जैसे आपने पढ़ा था प्लांट के केस में कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो ये क्या है? ये एक जेनेटिक अरेंजमेंट है। फाइलोजेनी अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इवोल्यूशन को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सबसे कम पूरे प्लांट किंगडम में कौन इवॉल्व है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा से ज्यादा इवॉल्व हुए ब्रायोफाइटा, उनसे ज्यादा इवॉल्व हुए टेरिडोफाइटा, और उनसे भी ज्यादा इवॉल्व हुए जिम्नो, और जिम्नो से भी ज्यादा इवॉल्व कौन है? एंजियोस्पर्म्स आर द मॉडर्न प्लांट्स जिनके अंदर पूरी तरह से डिफरेंशिएशन है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब कुछ है उनके पास। तो दे आर द मोस्ट इवॉल्व। तो ये जो फाइलोजेनी है ये सबसे बड़ा साइंटिफिक अप्रोच है इस क्लासिफिकेशन का। ठीक, ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई आपको? अब देखो इन्होंने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या क्या बेटा इंक्लूड किया। तो कैरेक्टरिस्टिक है पहले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, 5 किंगडम जो ये क्लासिफिकेशन है इसमें किसको किसको इंक्लूड करते हैं? ये सबसे पहले आता है मोनेरा। ठीक, मोनेरा। फिर हम बात करते हैं किसकी? प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? फंजाई की। और फंजाई के बाद हम यहाँ देखते हैं किसको? फंजाई के बाद यहाँ पे प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। क्लियर है? प्लांटी और एनिमेलिया। अब देखो बेटा इसमें पूछा जाता है कैरेक्टर्स कि कौन कौन से इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे। कैरेक्टर्स। ठीक, तो कैरेक्टर्स कौन कौन से इंक्लूड किए? पहला जो कैरेक्टर यूज किया वो था सेल वॉल। क्लियर? फिर ये फर्स्ट, फिर सेल वॉल के बाद सेल टाइप। ठीक, फिर तीसरा
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर इनके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको इंक्लूड किया था। ठीक, अब देखो ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये सारी बातें आपको याद होती हैं। देखो सभी को पता है कि मोनेरा जो है, ठीक, मोनेरा के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो आपने पढ़ा है बैक्टीरिया में सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोजिशन है वो क्या होता है बेटा, नॉन सेल्यूलोजिक होता है। और किसका बना होता है, ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड का बना होगा। आप इसमें आगे पढ़ोगे मोनेरा के अंदर कि इनमें नैम नैग है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। सेल वॉल तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है बट ये नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा। क्या प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो कुछ में देखा जाता है, कुछ में नहीं देखा जाता है। वैसे यहाँ पे एब्सेंट होता है लेकिन कुछ में प्रेजेंट होगा। तो कहते हैं प्रेजेंट इन, हाँ जी बेटा, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड के साथ कुछ अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे। और यहाँ प्रोटिस्टा के अंदर हम कहेंगे प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होंगे, सभी में प्रेजेंट नहीं होता है। यहां से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है फंगल सेल वॉल से, कि फंगल सेल वॉल किसकी बनी होगी। तो ये बनी होती है फंगल काइटिन की। किसकी बनी होगी, फंगल काइटिन की। ये भी नॉन सेलुलोजिक होगी, नॉन सेलुलोजिक। अब जो एक्चुअल में सेलुलोजिक सेल वॉल है, इट ओनली प्रेजेंट इन किंगडम प्लांटी, यहां पे ये प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट। और ये जो प्लांट के सेल वॉल हैं इनको हम सेलुलोजिक सेल वॉल कहते हैं। किसी भी एनिमल्स के केस में आप देखोगे तो वहां पे सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल क्या होगा बेटा, एब्सेंट। फिर हम सेल टाइप की बात करते हैं। आप सभी को पता है, याद है कि केवल किंगडम मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। बाकी जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब यूकैरियोटिक हैं। इन सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक। फंजाई के अंदर भी हम कहते हैं यूकैरियोटिक। बाकी प्लांटी एनिमल में तो आपको बचपन से पता है कि ये यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक। ठीक, सभी को आपने सेल चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। मेनली जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे है, न्यूक्लियस के, कि इन प्रोकैरियोटिक सेल there is primitive nucleus in which nuclear membrane and nucleolus is absent, but in the case of eukaryotic cell there is presence of well defined nuclear membrane and nucleolus, and here the genetic material is compactly packed, that is DNA is packed with histone proteins। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग नहीं होगी हिस्टोन प्रोटीन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिटेल में, कि मोनेरा के अंदर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या मानते हैं बेटा, एब्सेंट। बाकी सब क्या है,
यूकैरियोटिक हैं, इसलिए सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। यहाँ भी प्रेजेंट है, फंजाई के केस में भी प्रेजेंट है, और यहाँ तो आपको याद है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो मोनेरा के अंदर ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल है, ठीक, सेलुलर लेवल है। प्रोटिस्टा के अंदर भी हम देखते हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ही होगा। फंजाई के केस में यहाँ पे ये होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर यहाँ पे टिश्यू लेवल देखने को मिलता है, लेकिन ये लूज टिश्यू कहलाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं होगा। प्लांटी के केस में हम ऑर्गन लेवल मानते हैं, ऑर्गन लेवल, ठीक। एंड एनिमल्स के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पे टिश्यू लेवल भी देखा जाएगा, ऑर्गन लेवल भी देखा जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी देखा जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी देखा जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो किंगडम मोनेरा के अंदर हम ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों को देखते हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये ऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगी ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस से अलग होती है, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है, या हम इनको कीमोसिंथेटिक भी कह सकते हैं, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, पूरा न्यूट्रिशन पढ़ना है हमें मोनेरा का। यहाँ प्रोटिस्टा के केस में ये कुछ प्रोटिस्टेंस तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन याद रखना मोस्टली ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली ये क्या होंगे? हेटरोट्रॉफिक। और फंजाई के केस में ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि पहले फंजाई को भी प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया था। किन कारणों से? सबसे मेजर रीजंस था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्लियर है। और वैसे भी आप देखते हो कि इनका जो रिप्रोडक्शन है ये कुछ हद तक प्लांट की तरह होता है, और यहाँ पे फंजाई के केस में हम कहेंगे दे आर कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक, ये पूरी तरह से क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। अब यहाँ प्लांट और एनिमल के केस में आप देखोगे कि प्लांट के अंदर आप फोटोसिंथेसिस जानते हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू they convert radiant energy into usable chemical energy by the process of photosynthesis। तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक नेचर के, और यहाँ पे प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, इसलिए इनको कहते हैं कि ये हैं फोटोसिंथेटिक, क्लियर। और ये एनिमल्स ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक। और एक और वर्ड यहाँ पे यूज होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं, जिनके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी मैंने बताया, ठीक, लेकिन इन पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, यस और नो करके, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है। तो पहली लाइन जो हमने अभी याद करी वो क्या है? पहली लाइन जो हमने याद करी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द प्रोकैरियोटिक organisms, all the prokaryotic organisms are accommodated or placed
इन किंगडम मोनेरा। ये लाइन पूरी तरह से याद रखना, सबसे ट्रू लाइन है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक organisms are placed in kingdom protista। ठीक, ये गोल्डन लाइंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहली लाइन जो आपने याद करी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, किंगडम मोनेरा के अंदर। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया है। बात समझ में आ गई। इसमें एक एग्जाम्पल है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। Chlamydomonas and chlorella were earlier placed in plant kingdom due to presence of cell wall, but now it is placed in protista। क्यों? Because protista, as they are unicellular eukaryotic organisms। क्लियर? बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि earlier due to presence of earlier amoeba and paramecium due to lack of cell wall, they are placed in animal kingdom। किस किंगडम में इनको अकोमोडेट किया गया था? एनिमल किंगडम में। बट नाउ ड्यू टू unicellular eukaryotic, they get accommodated in kingdom protista। अब इनको कहां रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। बात क्लियर हुई सभी को? अब देखो नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना जो मैंने पहले डिस्कस किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस जो है वो सबसे यूनिक फीचर एक बार एक क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसमें याद रखना यूनिक फीचर एक क्वेश्चन आया है। यूनिक फीचर क्या है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? तो वो याद रखना फाइलोजेनी है, जो मैंने पहले डिस्कस किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक बेसिस जो है वो फाइलोजेनी है, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेसिस माना।
इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। देखो पहला क्वेश्चन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किसने किया था? कार्ल वूज साहब ने। कार्ल वूज साहब ने इनको प्रपोज किया था और इन्होंने क्या किया कि जो किंगडम मोनेरा है, जो किंगडम मोनेरा है, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने, कार्ल वूज साहब ने इनको क्लासिफाई किया। और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो कार्ल वूज साहब ने प्रपोज किया, इसके अंदर आप देखोगे कि जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हैं, तो आर्की बैक्टीरिया में जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं उनको एकोमोडेट किया गया था और इनका जो बेसिस था, ठीक, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को इन्होंने अलग किया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो मेन डिफरेंस था वो इनके सेल वॉल में था, जो कार्ल वूज साहब ने बताया था। ये मेजर डिफरेंस इस सेल वॉल की प्रेजेंस से है कि यहाँ पे देखा उन्होंने एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन इन द सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकैन प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, ये जरूर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया है। ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ का यूनिक फीचर है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो कई बार यहाँ पे पूछा गया है कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड अपॉन, ये जरूर याद रखना, बेस्ड अपॉन 16s राइबोसोमल आरएनए जीन्स। 16s राइबोसोमल जीन्स, राइबोसोमल आरएनए जीन्स, ये इनके बेसिस पे है। बात समझ में आ गई? अब देखो इन्होंने, कार्ल वूज साहब ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 मेन कैटेगरीज या डोमेन्स ऑफ लाइफ के अंदर बताया। इन्होंने ही बात करी थी डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक। अब इस डोमेन्स ऑफ लाइफ के अंदर इन्होंने कैटेगराइज किया 3 के अंदर। किसके किसके अंदर? आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक। और ये अराइज जहां से हुए थे इनको इन्होंने प्रोजीनोट कहा। प्रोजीनोट, जहां से 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ इन्होंने बताए थे, आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरिया,
आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये इन्होंने बोला कि ये प्रोजीन्योट का मतलब इन सब के कॉमन एंसेस्टर है, इन सब का कॉमन एंसेस्टर है। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाय कार्ल वूज, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा जो 2 किंगडम से लेकर के 6 किंगडम तक था। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। अब हम एक एक ग्रुप को इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो बेसिकली किसके लिए है? जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब को किसके अंदर इंक्लूड किया गया था बेटा? उन सब को किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया। तो पहला जो हमने पढ़ना है दैट इज किंगडम मोनेरा। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स एकोमोडेटेड हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड ये किंगडम को हम कहते हैं मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराना है ये, और स्मॉलेस्ट है। मोस्ट एंशियंट, स्मॉलेस्ट एंड सबसे बड़ी बात कि ये सबसे सिंपलेस्ट हैं, सिंपलेस्ट हैं। ठीक, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आता है क्या? कि सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। और यही एक ऐसा ग्रुप है जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज ओमनी प्रेजेंट। नॉर्मली 3 वर्ड हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट। ये 3 वर्ड हैं जो केवल और केवल भगवान के लिए या गॉड के लिए यूज होता है। ठीक, ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी, एंड ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञाता। तो उसमें ये 3 वर्ड्स में से केवल एक वर्ड है जो इस ग्रुप के लिए यूज होता है दैट इज ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी। बैक्टीरिया आप देखते हो कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। जहां पे आप लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, मतलब हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, या एक्सट्रीम कोल्ड में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी देखते हो, डेजर्ट्स में देखते हो, स्नो में देखते हो, जहां नॉर्मली लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल है, वहां भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं। मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात कि मोनेरा में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कॉलोनियल फॉर्म्स में होते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे। और ये जो होंगे इनके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसमें आप जानते हो इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब जो हमने डिस्कस किया था सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को। तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब ये है कि यहाँ पे होगा एब्सेंस, यहाँ पे होता है एब्सेंस
absence of nuclear membrane and nucleolus. अब देखो, ये जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, या इनको जो हमने न्यूक्लियोइड कहा है, न्यूक्लियोइड, इनके जो डीएनए होते हैं, दे आर नेक्ड डीएनए, दे आर नॉट पैक्ड विद आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर है? और यहाँ पे जो डीएनए है, ये लीनियर डीएनए नहीं होगा, ये डीएनए सर्कुलर होता है, ये डीएनए सर्कुलर होगा। बात क्लियर है यहां तक?